हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज है हमारा डे 2 जहाँ पर हम आज करने वाले हैं आई का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ ईयर का स्ट्रक्चर। तो दो ये आपको स्ट्रक्चर्स मैं आज करवाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगेंगे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उन सबको मैं यहाँ पर कवर करूंगी। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले वाला डे 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो, उसमें प्रॉपरली मैंने आपको सारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, किस तरह से सिग्नल आपका ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर, फिर ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, तो सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेशन कैसा लग रहा है ये भी बता देना, जिससे कि आगे सेशंस को फ्रेम करने में मदद मिले। तो चलिए सीधा आई के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आई में लगा हुआ जो लेंस है वो कौन सा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारी आईज में लेंस नेचुरली प्रेजेंट होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। और इसमें कई तरह के डिफेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कि हो गया कि अगर आपको दूर की जो चीजें हैं वो आसानी से नहीं दिख रही, तो इसका मतलब कि आपको कौन सी डिजीज है आई की, तो हो जाएगी आपकी मायोपिया। अगर निकट की चीज नहीं दिख रही है तो वो हो जाएगी आपकी हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है तो आपका उसका उल्टा लिख देते हैं, जैसे मायोपिया अगर दूर की चीज नहीं दिख रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी चीज, जैसे मुझे मेरी आंखें, जो मेरा चश्मा लगा है वो दूर का है, मतलब मुझे दूर की चीज साफ नहीं दिखाई देती, इसका मतलब मेरी आईज कैसी है, मायोपिक आईज है। अब इसका मतलब जो इमेज बनती है रेटिना पर, इमेज हमेशा कैसे बनती है, आपकी इमेज ये रेटिना पर बनती है, इस भाग में बनती है, इस भाग में यहाँ पर इमेज बनती है। तो अब मेरी इमेज जो है वो यहाँ रेटिना पर ना बनकर इमेज क्या है, रेटिना से पहले बन जा रही है। ठीक है, किस केस में, मायोपिक आईज के केस में, जहां पर है आपका निकट दृष्टि दोष। तो इसमें इस चीज को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस का, आपका अवतल दर्पण का। ठीक है, और अवतल लेंस का, दर्पण नहीं लेंस का। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ऐसी दृष्टि दोष जिसमें कि पास की चीज, मतलब रीडिंग लेंसेज जिसको बोलते हैं, तो रीडिंग लेंसेज में क्या हो जाएगा आपका, अब इमेज रेटिना पे अभी भी नहीं बन रही है, अभी भी दोष है, रेटिना पे नहीं बन रही है। अब क्या बनेगी, अब रेटिना के पीछे इमेज बनेगी। इस केस में क्या हो जाएगा, आपका हाइपरमेट्रोपिया वाली आईज हो जाएंगी। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको आपको ठीक करना होता है कॉन्वेक्स लेंस को लगाकर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके डिफेक्ट्स वाले जो आपको पता होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेटिना पर कोई भी इमेज कितनी देर तक टिकती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड तक इमेज जो है वो रहती है रेटिना पर, फिर दूसरी इमेज आ जाती है। तो इस तरीके से 1/16 सेकेंड आपका ये आंसर होगा। चलिए आइए अब आई के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये आपका मैंने यहाँ पर आई का स्ट्रक्चर बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट आपका आई का पूरा यहाँ पर ये पैकेज है आई का। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात है कि जो आई है, जो हमारी आंख है, ये 3 लेयर्स के इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती है। वो 3 लेयर की वॉल क्या हो गई आपकी, सबसे पहली जो बाहरी वाली वॉल हो जाएगी वो है आपकी स्क्लेरा, फिर है आपकी मिडिल लेयर कोरोइड, फिर लास्ट है आपकी रेटिना, जो कि आपकी जहां पर इमेज आपकी बनती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 3 लेयर्स बोली, मतलब 3 एक तरह से परत होती है। सबसे बाहर परत हो गई आपकी क्या, स्क्लेरा जो सफेद भाग दिख रहा होगा आंखों का, वो है आपका स्क्लेरा, व्हाइट पोर्शन। फिर आ जाता है मिडिल लेयर कोरोइड, ठीक है, जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इनर लेयर, भीतरी जो हिस्सा होता है वो रेटिना होता है, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्क्लेरा क्या है। स्क्लेरा देखो, ये बाहरी हिस्सा क्या हो गया, ये वाला बाहरी हिस्सा, ये हो गया आपका स्क्लेरा, जो कि आपका व्हाइट पोर्शन होता है। अगर मैं आंख के हिसाब से बताऊं तो ये वाला आपका, ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है, जो बाहर का पोर्शन हो गया ये स्क्लेरा हो गया। ठीक है, अंदर का हिस्सा क्या हो गया, ये आपकी क्या हो गई, ये अंदर का हिस्सा क्या हो गया आपका, और ये आपका प्यूपिल हो गया। और ये जहां पर जैसे ब्लू, किसी की ब्लू आईज होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्लैक ग्रे, तो ये आपका हिस्सा हो जाता है आइरिस। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बोला कि स्क्लेरा मतलब क्या होता है, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आईज, जहां पर लाइट एंट्री करती है। अब देखो स्क्लेरा आगे, जब ये स्क्लेरा पूरा यहाँ से स्क्लेरा चलता जा रहा है, स्क्लेरा चलता जा रहा है, इस तरीके से चल रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से ये आपको यहाँ पर आके जाकर ये कॉर्निया पे, इसका मतलब कॉर्निया पर आकर, इसको मतलब आगे, जब आगे वाला हिस्सा होता है स्क्लेरा का, उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो लाइट जो है सबसे पहले एंट्री कहाँ लेती है, कॉर्निया में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले लाइट का एंट्रेंस पॉइंट क्या होता है, तो लाइट का एंट्रेंस पॉइंट होता है कॉर्निया। रे ऑफ
लाइट सबसे पहले कॉर्निया में एंटर करती है। ठीक है, स्क्लेरा तो बाहरी पोर्शन होता है सफेद पोर्शन पर, सबसे पहले लाइट कहाँ पर एंटर करती है, आपकी कॉर्निया में एंटर करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखो, अब आइरिस, आइरिस क्या होता है, किसी भी आइस को कलर देना, एक पिगमेंट देना। ठीक है, एक पिगमेंट देना, कलर देना, उसका काम किसको और कौन देता है, ये आइरिस को देता है। मतलब आपकी आंख की जो पुतली होती है, ठीक है, ये आंख की पुतली कलर्ड पार्ट होता है। दूसरी बात है, ये डायमीटर मतलब जो प्यूपिल है, ये हिस्सा है, ये आंख का जो अंदर का एकदम डॉट वाला हिस्सा होता है, उसके डायमीटर को, ठीक है, उसकी डायमीटर या त्रिज्या, उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, कभी ओपन कर देती है, कभी क्लोज कर देती है लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से। तो आइरिस का दो काम हो गया, पहला काम हो गया कलर देना किसको, आंखों को। दूसरा काम क्या हो जाता है आइरिस का, प्यूपिल को कंट्रोल करना। ठीक है, जो आपकी ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल वाला ये वाला एरिया है, इसको कंट्रोल करता है। मतलब कितना लाइट अंदर रेटिना पर जाकर फोकस हो, उतना लाइट अंदर एंट्री उसको देता है। ठीक है, कौन करता है कंट्रोल, आइरिस करता है। ठीक है, चलो यहाँ पर बात आपकी आइरिस और प्यूपिल की दोनों बात क्लियर हो गई। तो आइरिस क्या करता है, डायमीटर कंट्रोल करता है किसको, प्यूपिल को। मैंने क्या बोला, आइरिस प्यूपिल का डायमीटर कंट्रोल करता है, जिससे कि लाइट जो है एक हिसाब से अंदर एंटर हो। इसका मतलब प्यूपिल का क्या रोल हो गया, अलाउ लाइट टू एंटर एंड फोकस टू रेटिना। तो मतलब प्यूपिल का काम क्या हो गया, ये रेटिना तक यहाँ तक लाइट को लेकर जाना। अब ये बात हो जाती है सिलियरी बॉडी। अब देखो यहाँ पर स्क्लेरा देखा था, फिर हमने देखा ये कोरोइड, कोरोइड भी इसकी अंदर की लेयर है, ये आगे एक्सटेंड होती जाती है, एक्सटेंड होती जाती है, कोरोइड की लेयर एक्सटेंड होती है और ये बना लेती है सिलियरी बॉडी, जहां पर अटैच होता है लेंस। तो ये सिलियरी बॉडी से हमारा लेंस अटैच होता है, ये भी ऊपर नीचे करके लेंस का साइज को एडजस्ट करता है लाइट के एंट्रेंस के हिसाब से। ठीक, चलो अब बात करते हैं, क्या ये सब चीजें हो गई आपकी, सब हो गया। अब देखो ये फोबिया, फोबिया का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नया टर्म अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है एग्जाम्स में, तो ये टर्म को बहुत यूज करते हैं। गतिका, गतिका का काम क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में कोन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब शंकु प्रेजेंट होते हैं। और ये शंकु का काम क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मतलब तरह से इंटेंसिटी को बढ़ाना और आपके जो देखने की प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना। और साथ ही साथ ये यहाँ पर विजुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, कौन से एरिया में, फोबिया के एरिया में। और ये फोबिया है किसका भाग, ये फोबिया गति का भाग है आपके रेटिना का। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि रेटिना का कौन सा भाग जहां पर आपकी विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोबिया। ऐसे एक टर्म होता है मैक्यूला, मैक्यूला में क्या होता है, विजुअल रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस टर्म्स को समझेंगे, यहाँ पर आपकी विजुअल एक्टिविटी फोबिया में गतिका में ज्यादा होती है, मैक्यूला टर्म यूज करेंगे आई से अगर रिलेटेड, तो मैक्यूला में आपकी विजुअल रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। ठीक, तो इमेज कहाँ बनती है, हमारी रेटिना पर बनती है। रेटिना से अगर पहले बन रही है इमेज, रेटिना से पहले बन रही है, तो आइज कैसी हो गई, मायोपिक आइज, निकट दृष्टि दोष। और रेटिना से पीछे बन रही है इमेज, तो आपकी आइज में क्या हो, कौन सा दोष हो गया, दूर का दृष्टि दोष हो गया। और आपके कॉन्केव आपके लेंसेज लगते हैं मायोपिक आइज में, कॉन्वेक्स लेंसेज लगते हैं हाइपरमेट्रोपिक आइज में। ठीक, अब देखो क्या एक रह गया, ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, यहाँ से जो भी लाइट ने जो मतलब लाइट एंट्री हुई, तो इसका मतलब आंखों की एक इमेज आंखों पर बनी, कहाँ पर, रेटिना पर। अब रेटिना ये ऑप्टिक नर्व तक ये सिग्नल भेजेगा, कहाँ तक, ब्रेन तक, कि भाई देखो क्या देखा, अब इस पे क्या प्रक्रिया करनी है। तो ऑप्टिक नर्व का कनेक्शन किसके साथ हो जाता है, ब्रेन के साथ, जिससे कि आगे की प्रक्रिया वो कर सके। ठीक है, यहाँ तक सारे पॉइंट्स हो गए। फोबिया हो गया आपका कंप्लीट। हाँ देखो, फोबिया में सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं। आओ अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद कर लो, ये रेटिना, रेटिना में तीन तरह के आपको सेल्स पाए जाते हैं, तीन तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि तीन लेयर्स से बनी होती हैं। पहली हो गई गैंग्लियन सेल्स, फिर हो गई बाइपोलर सेल्स, फिर हो गई फोटोरिसेप्टर सेल्स। नाम इसके आपको सिर्फ याद रख, ऐसे सुन लो, मेन आपको क्या याद रखना है, फोटोरिसेप्टर सेल्स को। ऐसे सेल्स जो कि लाइट को सेंस करते हैं और लाइट के हिसाब से आपकी इमेज बनाते हैं, वो फोटोरिसेप्टर सेल्स कहलाते हैं। दो तरीके के होते हैं, शंकु और आपके दूसरे हो गए आपके छड़, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स का जो पिगमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोडोप्सिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडोप्सिन। ठीक है, अब देखो ये डेरिवेटिव होता है किसका, विटामिन ए का, रॉड से रोडोप्सिन,
और कोन्स का आइडोप्सिन। ठीक है, अब देखो ये रिस्पॉन्ड करता है किसको, आपका आइडोप्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कोन सेल्स है, कोन सेल सबसे पहली बात है आप याद कैसे रखेंगे, आरडी, आरडी, आर डी, मतलब जब ये रॉड्स होंगे तो ये सेंसिटिव किसके होंगे, डिम लाइट। इसका मतलब जब रोशनी कम है कमरे में या कहीं भी तो रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं आंखों को सही से देखने के लिए। अब अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो कौन से सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, आपके कोन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा लाइट है, ब्राइट लाइट है तो कोन सेल्स एक्टिव हो रहे हैं, कम लाइट है मतलब आपकी डिम लाइट है तो रॉड सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कोन्स जो है वो एक्टिव होते हैं किसमें, डे लाइट में, और ये रॉड्स जो है एक्टिव होते हैं ये रात वाली लाइट या पुअर लाइट की बात है, मतलब अंधेरे में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कौन से कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन से आपके कोन्स, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारी लाइट्स पे ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पर सारा आपका क्या हो गया, पूरा कंप्लीट आपका आई का हो गया। सब चीजें मैंने बता दी मेरे हिसाब से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी। चलिए अब मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको कराने वाली हूँ क्या, इसके बाद मैं आपको ईयर कराऊंगी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम ऐसी कुछ कुछ और चीजें करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। बस हम क्रक्स ही चीजें करें, पूरा डीप में आपको मैं नीट का लेवल का नहीं पढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ा रही हूँ। तो चीजों को करते रहिए, सुनते रहिए और चैनल से कनेक्टेड रहिए। चलिए आइए ईयर, चलिए तो अब देख लेते हैं ईयर का स्ट्रक्चर। और ईयर के स्ट्रक्चर में आप देख भी सकते हैं कि आपके एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस तरीके से पूछा गया है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके साथ उससे रिलेटेड चीजें भी आपको नोट करवा दूंगी, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि सबसे पहले देखो क्या ये क्या हो गया, ये बाहरी हिस्सा जो कि हमारा ये कान है। ठीक है, तो इस एरिया को बोलते हैं पिन्ना। और पिन्ना का काम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बड़ा अजीब सा है, पिन्ना। पिन्ना का काम है, जैसे बोलते हैं कोई हमें कुछ बोल रहा है तो वो क्या है, कान में चुभ रही है, वो पिन की तरह चुभ रही है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे कि हमें अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें सुनाई दे रहा है, तो वो पिन की तरह चुभ रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज को सुनने में मदद कौन कर रहा है, पिन्ना मदद कर रहा है। तो इसका मतलब कि पिन्ना क्या कर रहा है, सारी साउंड वेव्स को अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है। जितनी भी ध्वनि तरंग है उसको अपने अंदर क्या कर रहा है, वो अपना इकट्ठा कर रहा है, ध्वनि की जो कंपन है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब जो पिन्ना है वो बाहरी आवरण है, एकदम बाहरी स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। ये कान का ये वाला हिस्सा हो गया पिन्ना, इसको हिंदी में पंख बोलते हैं, इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं, और जो कि सारा का सारा साउंड वेव्स को अपने अंदर कलेक्ट करता है। ये इसका रोल हो गया, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक, सारा का सारा जब यहाँ पर साउंड आ गई, कोई भी साउंड बज रही है, अब ये कैनाल के थ्रू क्या होगा, ये मूव करेगी। तो इस कैनाल को क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का काम क्या हो जाएगा, ये जो साउंड वेव आई उसको अंदर तक लेके जा रहा है, एक तरह का पैसेज है, एक रास्ता है साउंड को बाहर से अंदर तक, अंदरूनी एरिया तक लेकर जाने का एक कैनाल है। ठीक है, एक सिंपल कैनाल है, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी मेटस बोलते हैं या ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, कर्ण द्वार। ठीक है, कैनाल की तरह काम करता है, साउंड वेव को अंदर तक लेकर जाता है। अब तीसरी बात आ जाती है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इधर होती है प्रेजेंट। ये है आपकी, ये जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मतलब ये है, इसको एक और वर्ड से जाना जाता है ईयर ड्रम, या इसको आप बोलते हैं कान का पर्दा। ठीक है, तो कान के पर्दे का काम क्या होता है, जितनी साउंड वेव पिन्ना ने इकट्ठा करी इस कान के इधर इस वाले पोर्शन ने, इसको इकट्ठा करी, कैनाल के थ्रू आगे बढ़ी और क्या करेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाकर टकराएगी। अब जैसे ही साउंड वेव जाकर वहां टकराएगी तो वहां पर क्या होगा, इस तरह से मेम्ब्रेन जिसकी झिल्ली है, जो ईयर ड्रम है, उस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको झिल्ली है, कान के पर्दे की जो एक झिल्ली है, वो क्या करेगी, वो इस तरह से कंपन उसमें चालू हो जाएगा और हिट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया तीनों चीज। तो क्या चीज आपको समझना है, देखो अब आपसे ना छाटने के टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से कि बाहरी कान का हिस्सा, मतलब बाहरी कान का हिस्सा, एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स। देखो ईयर है, कान का काम क्या है, अभी हम आगे देखेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। समझो पहले कि जो आउटर ईयर है, फिर मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर। तो आउटर ईयर में क्या क्या पार्ट्स हो गए, पहला पिन्ना हो गया, याद करते चलो सब लोग साथ साथ में, और मेरे साथ बोलते भी चलो तो याद भी होता चलेगा। पहला हो गया पिन्ना, ये बाहरी वाला, फिर ये कान से जो आवाज अंदर गई तो क्या गई, एक कैनाल के थ्रू अंदर गई, कैनाल के थ्रू जैसे ही अंदर गई तो वो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी, तो वो कहाँ रुक रही है, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाकर यहाँ पर रुक रही है। इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही कान का पर्दा बोलते हैं या ईयर ड्रम बोलते हैं। वहां पर फिर क्या है, साउंड इस तरह से उस झिल्ली को क्या करेगी, हिट करेगी। यहाँ तक सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात कर लेते हैं क्या, मिडिल, मध्य, कान का मध्य हिस्सा,
जो कि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो हर ही हिस्सा है सुनने के लिए, ठीक है। तो कान का मध्य हिस्सा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ 3 तरह की अस्थियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम है क्या, ईयर ऑसिकल। कान की अस्थियां यहाँ पाई जाती हैं। याद कैसे रखेंगे इन अस्थियों के नाम, MIS है ना, मिस होता है ना, इन लड़कियों को मिस बोलते हैं, MISS होता है, पर हम यहाँ पर MIS लिखेंगे। M से हो गई मेलस, I से हो गई इंकस, T से हो गई आपका, S से हो गई आपका स्टेपीज, ठीक है। घन, स्थूल और रकाब, ये 3 हड्डियां होती हैं जो कि कान के मध्य भाग में प्रेजेंट होती हैं। मेलस, इंकस, स्टेप, MIS आप इसका निमोनिक्स बना सकते हैं। ये MIS क्या हो गई, ये आपके कान की 3 अस्थियां हो गई जो कि कैसे प्रेजेंट होती हैं। ये क्वेश्चन आपका एक बार पिछले बार में पूछा गया है, मींस अगर आपके नॉन टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। ये किस तरीके से जुड़ी होती हैं कान के मध्य भाग में, तो ये एक दूसरे से चेन रूपी स्ट्रक्चर बना होता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं इस तरीके से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये चेन बना दी है, जिससे कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, मैं साइड हटती जा रही हूँ, तो आपको ये चेन देख के समझ में आ जाएगा कि ये मेलस, इंकस और स्टेपीज जो है, घन, स्थूल और रकाब, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब इसका काम क्या है, इन हड्डियों का काम क्या है। इन हड्डियों का काम होता है कि जो भी आपके पास जो साउंड वेव आ रही है उसको क्या करती है, ये एम्पलीफाई कर देती है, मतलब इसकी साउंड की तीव्रता को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि मिस का काम क्या है, साउंड की तीव्रता को बढ़ा देना। जो ध्वनि आ रही है इसकी तीव्रता को या इसकी एफिशिएंसी को ये क्या बढ़ा कर देती है, तीव्रता को बढ़ाना, ठीक है। तो ये बढ़ा देती है कौन, ये 3 हड्डियां, 3 अस्थियां जो कि कान के मध्य भाग में प्रेजेंट होती है। तो सबसे आगे वाला भाग ये सबको समझ में आ गया, क्या था उसमें, 3 चीज थी, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल जहां पर आ रही थी, और आपका कहां पर जाकर रुक रही थी, ईयर ड्रम, जहां पर वो ढम 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 ड्रम बज रहा था, ठीक है। उसके बाद 3 हड्डियां आ गई, 3 हड्डियां में मिस था, मेलस, इंटरस्टेप, घन, आपका स्थूल और आपका रकाब। इसका काम क्या था, जो साउंड वेव आई, जो ध्वनि तरंग आई है, जो ध्वनि की जो कंपन आई, उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देना, जिससे कि हमको सुनाई दे। कभी होता है ना कि बहुत धीमे से भी कोई बोल रहा हो तो भी सुनाई दे जाता है, क्यों, क्योंकि MIS हमारी जो मिस है वो क्या काम कर रही है, ये काम करती है। अब बात कर लेते हैं क्या, इनर ईयर, जो आंतरिक भाग होता है किसका, कान का, इसमें क्या होते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा भाग होता है किसका, आपका कान का, जिसमें कि लिक्विड प्रेजेंट होता है या फ्लूइड तरल प्रेजेंट होता है, तो वो होगा आपका इनर ईयर में लैबिरिंथ वाला पोर्शन, जहां पर आपको क्या दिखेगा, फ्लूइड या तरल पदार्थ दिखेगा एक कान के अंदर। ऐसे कान को हिलाओ तो ऐसा हिलता है ना, तो क्या कुछ पानी पानी जैसा दिखता है, तो वो पानी कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम अंदरूनी भाग में होता है। और लैबिरिंथ में एरिया में फ्लूइड फिल्ड होता है, तो इंग्लिश में भी लैबिरिंथ है, हिंदी में भी लैबिरिंथ है। हिंदी में इसको भूल भुलैया टाइप से भी देखा गया है, तो इसको लैबिरिंथ ही समझेंगे। तो फ्लूइड फिल्ड क्या है, ये आपका भीतरी भाग है। अब देखो 2 तरह के लैबिरिंथ पाए जाते हैं, एक हो गया आपका बोनी लैबिरिंथ और एक हो गया आपका मेम्ब्रेनियस लेबरिंथ, ठीक। तो लेबरिंथ अंदर के भाग में 2 चीजों में बटा हुआ है, बोनी भाग, बोनी और मेम्ब्रेनियस। बोनी मतलब कुछ बोन से रिलेटेड होगा और मेम्ब्रेनियस मतलब जो झिल्ली से रिलेटेड होगा। दोनों चीजों में क्या प्रेजेंट है, आपका लिक्विड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर स्टार मार्क करो सब के सब मेरे साथ, और क्या याद करोगे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टर्म हाई है क्योंकि आपके 10th स्टैंडर्ड की बुक में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या है, इसको स्टार मार्क करना है और 1-2 बार देख लेना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बोनी लैबिरिंथ में जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर जो आपका मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ है, जो आपका झिल्लीदार भुलभुलैया है, या जो बोनी लेबिरिंथ है, दो बोनी लेबिरिंथ में क्या था, पेरिलिम्फ था। कैसे याद रखोगे, बीपी, ब्लड प्रेशर से, ठीक है। ब्लड प्रेशर है, ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि पता नहीं कौन सी मेरी कौन कानाफूसी कर रहा है, ठीक है, याद हो गया ना। जब अगर सुनाई नहीं दे पा रहा है तो कौन क्या कानाफूसी कर रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो उसका मतलब बोनी लेबिरिंथ में पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, पी से याद रख लो। अब मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ जो है, झिल्लीदार की लेबिरिंथ, उसमें क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। मेम्ब्रेनियस वाले में एंडोलिम्फ और आपका पेरिलिम्फ किसमें हो जाएगा, आपका ये बोनी लेबिरिंथ में हो जाएगा। यहाँ पे सबको कोई बात में कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। MIS का काम था एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। कॉकलिया हमारा ये वाला पोर्शन होता है, कुछ शंकुनुमा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो कॉकलिया का क्या काम है, कॉकलिया इनर भाग में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
स्टार मार्क कर लो। कॉक्लिया का लोकेशन पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कॉक्लिया। दो चीज इंपॉर्टेंट है कॉक्लिया की, पहला तो इनर पार्ट में पाया जाता है, अंदरूनी भाग में कान के पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा भाग है जो कि हियरिंग में मदद करता है, सुनने में मदद करता है। ठीक है, ये सब तो क्या थे मैम, ये आपके जो वाइब्रेशंस थी वो अंदर ला रहे थे, फिर ड्रम हिट कर रहा था, फिर लिक्विड था, सब कुछ था, पर जो सुनने में कौन मदद करेगा, तो आपका टर्म हो जाएगा कॉक्लिया। कॉक्लिया जो भाग है आपके कान का, वो सुनने में मदद करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, स्टार मार्क करके आप लोग उसको अपने मन में नोट रिवाइज करो मेरे साथ। क्या मैंने बोला कि जो सुनने में कौन मदद करता है, तो कॉक्लिया मदद करता है। ठीक है, सुनने में कौन मदद किया, कॉक्लिया मदद किया। ठीक है, तो कॉक्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर भाग में होता है। तो हियरिंग के लिए अगर इनर ईयर की बात करूं मैं, तो हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉक्लिया। इंग्लिश में भी कॉक्लिया, हिंदी में भी कॉक्लिया, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आ गई, सब क्लियर हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, ईयर का जो अंदरूनी भाग, एक तो सुनाई देने में मदद कर रहा है, एक तो हमें देख रहा है सबकी चुगली सुन रहे हैं, किसी की कानाफूसी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। ठीक है, लेक्चर भी सुन रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये ईयर्स जो होते हैं हमारे, ये बॉडी में बैलेंसिंग का भी काम करते हैं, मतलब कि एक बॉडी प्रॉपरली बैलेंस के हिसाब से चल रही है, सही से चल रही, संतुलन मेंटेन करना शरीर का, वो भी ईयर करता है। अब ईयर का कौन सा भाग, कभी कौन सा भाग, ठीक है, ये पूछा गया था डायरेक्टली कि ईयर क्या है, मतलब कि बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबने क्या लिया, ब्रेन का स्ट्रक्चर का अपना ऑप्शन चूज कर लिया। पर यहाँ पे ईयर भी बॉडी बैलेंसिंग की एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक की ईयर का फर्स्ट लाइन है कि ईयर भी रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, चलो अभी देखो, ये जो बैलेंसिंग वाला है, बैलेंसिंग इनर ईयर से तो हो रहा है, अब उस इनर ईयर में कौन सा ऐसा भाग है जो कि बैलेंसिंग में मदद कर रहा है, तो ये है आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस, जिसको वेस्टिबुलर प्रणाली बोलते हैं हिंदी में। और ये किस, उस पे रिसेप्टर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके क्रिस्टा और मैक्यूला से, बता याद कर लो, एक बार एक दो बार सुन लो तो याद हो जाएगा, ज्यादा डीप में मत घुसो, हम नीट नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैंने पूरा मैकेनिज्म नहीं इसमें आपके लिए रखा है कि पूरा आपको मैकेनिज्म रटना है कि कौन कौन से लेबोरेंथ में कौन से सेल्स है, क्या है वो है, इसे आपको नहीं करना, आपको मेन चीजें पढ़नी है। तो मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ईयर, पर ईयर का बैलेंसिंग इनर पार्ट ऑफ द ईयर में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन, तो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है। अब वेस्टिबुलर अपैरेटस में भी कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उस रिसेप्टर्स का नाम है क्रिस्टा और मैक्यूला। ठीक है, क्रिस्टा, मैक्यूला, रिसेप्टर्स, और कहाँ पे, वेस्टिबुलर अपैरेटस में, जो कि बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, ऑडिटरी मेटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पिन्ना जो कि काम सारा कान में सब वाइब्रेशन को कलेक्ट कर रहा था, ये कैनाल की तरह काम कर रहा था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हिट हो रहा था। फिर हमने देखा मिडिल ईयर में 3 तरह की अस्थियां होती हैं, और ये अस्थियां जो है हमारी मैलस, इंटरस्टेप्स, आपकी घन, स्थूल और रकाब, इनका काम क्या है, साउंड की एफिशिएंसी को बढ़ा देना। ठीक, लास्ट हमने देखा क्या, इनर ईयर में कुछ लैबिरिंथ या फ्लूइड फिल्ड होता है एरिया, ये इसमें बोनी लैबिरिंथ होता है, और होता है आपका मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ में पेरिलिम्फ होता है, बीपी से हमने याद किया, ब्लड प्रेशर से। और लास्ट वाला क्या हो गया, मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनियस झिल्लीदार वाले में आपका एंडोलिम्फ। ठीक है, इन सब का काम क्या था, जो लिम्फ वाले पोर्शन है, ये सब आपके सब इधर कॉक्लिया के पास ही, यहीं पे सब प्रेजेंट होता है, ये सब लैबिरिंथ वगैरह। ठीक है ना, कॉक्लिया। फिर देखा हमने क्या, कॉक्लिया का काम क्या था, सुनने में मदद करना। फिर इसके बाद बात आई जो आपके क्या है, आपका बैलेंसिंग के लिए वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो आपका क्रिस्टा और मैक्यूला रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपकी हो गई। ठीक है, लैबिरिंथ वाला भी आपका पोर्शन हो गया। ठीक, चलो अभी बात करते हैं क्या, एक और चीज देखो, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, ये सुनने में तो मदद करता है, साथ ही साथ ये बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। लिक्विड जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब देखो एक और चीज है, यहाँ से देखो एक यूस्टेशियन ट्यूब, कान का उपकरण निकलता है, ये यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ कनेक्ट होती है, ये फेरेंक्स या की ग्रसनी में कनेक्टेड होती है। तो कौन सा ऐसा भाग है कान का जो कि ग्रसनी से कनेक्टेड होता है, तो आंसर हो जाएगा कि आपका यूस्टेशियन ट्यूब या फिर कान का उपकरण। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट, ये आपका मिडिल ईयर्स को किससे, फेरेंक्स तक कनेक्ट करता है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नोट कर लेना। आई होप यहाँ पे सारी चीजें मैंने कवर करी है। ईयर का 2 काम हो गया, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है जो कि मैंने ऊपर ही लिख दी है, और इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना। हियरिंग के लिए कॉक्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी बैलेंसिंग के लिए वेस्टिबुलर अपैरेटस, और इसमें कौन सा भाग आपका,
क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, क्रिस्टा और मैक्यूला, CRIS, क्रिस्टा और मैक्यूला रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, बॉडी के बैलेंस के लिए। तो यहाँ तक ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये सॉरी, ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, और बिलीव करो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे पढ़ाऊंगी कि कभी भूलोगे नहीं। तो सेशन से जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, आपको रोज हर चीजें मिलती रहेंगी। रिवाइज करते चलो, सैटरडे को आपका टेस्ट रहेगा, सारा कुछ जितना हमने पढ़ा है, जिससे कि हमारी चीजें प्रिपेयर होती चले और हम इसको भूले भी ना, जिससे कि हम रिवाइज भी करते रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।